सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय रहेगा विज्ञान, और विज्ञान के अंतर्गत भी अध्ययन करेंगे वो धातु एवं अधातु, जो क्लास 10th का 3rd चैप्टर है ईपी बोर्ड में, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए तो देखते हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत धातु एवं अधातु। अब सबसे पहले तो भाई यही पता करना है कि धातु कहते किसे हैं। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु के कुछ भौतिक गुण धर्म हैं, यानी गुण हैं जो धातुओं में पाए जाते हैं अधिकांशतः। वो अलग बात है कि कोई एक आध एक्सेप्शनल हो, लेकिन बाकी जो गुण होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला है धात्विक चमक। जितने भी धातु हैं उनमें भाई चमक होगी, पहली बात हो गई। दूसरी तन्यता, खींचकर इसको तार का शेप दिया जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं। तो एक गुण होता है धातु में। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, ये खींचकर बनाए जाते हैं। तो इनमें तन्यता का गुण होता है। तो ये गुण भी है किसमें? धातु में। तीसरा गुण है आघात ओवर्देयता। लो जी, तीसरा गुण भी आ गया। इसका मतलब ये है कि धातु को पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। एल्युमिनियम की चादर देखी होंगी, इसका अच्छा उदाहरण है ध्वनि उत्पन्न करना। और चौथा गुण क्या है? जितनी भी धातु हैं उनमें ये गुण होंगे, पक्का होंगे। धात्विक चमक भी होगी, यानी वो चमक भी होगी, उसमें तन्यता का भी गुण होगा, आघात वर्धता का भी होगा, और ध्वनि उत्पन्न भी करना। और पांचवा है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक। कोई भी धातु हो वो सुचालक है किसकी? ऊष्मा और विद्युत दोनों की। तो ये गुण है धातु के। अगर ऐसी गुण वाली वस्तु है तो वो समझ लो धातु है। अब इसके कुछ उदाहरण लिए जाएं तो जैसे आपने देखा नंबर 1 पर आयरन, नंबर 2 पर लेते हैं कॉपर, और तीसरे पर एल्यूमिनियम। ये 3 उदाहरण दिए हैं धातु के, और भी हैं, ये तो 3 है। इन्हीं से आप समझ जाएं कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें ये गुण होंगे ही होंगे। चमक भी होगी, तन्यता भी होगी, आघात वर्धता भी होगी, ध्वनि भी उत्पन्न करेंगे, और उसमें विद्युत का सुचालक भी होंगे। तो ये रही बात धातु की कि भाई धातु होती क्या है, कहते किसे हैं, ये आपकी समझ में आ गया पूरी तरह से। अब बात करते हैं इसी के साथ दूसरा जो जुड़ा हुआ है शब्द, उसका नाम अधातु। लो जी, ये हो गया अधातु। अधातु क्या है? अभी धातु समझे, अब अधातु को समझ लेते हैं। तो पहली बात यही समझें कि जो धातुओं में गुण हैं उसके सीधे सीधे उल्टे कर दो वो धातुओं में। भाई ना तो इसमें चमक होनी है, ठीक है, वो फिर बात अलग बैठती है कि भाई कोई अपवाद में हो, है ना, एक आध, उसे जोड़िए, अधिकांशतः। और धातुओं की अपेक्षा अधातुओं की संख्या कम है। तो जो धातुओं के गुण थे, भौतिक गुण, उसके बिल्कुल विपरीत इसके गुण हैं अधातु के। ना इसमें चमक है, ना विद्युत के सुचालक हैं, ना ही ऊष्मा के सुचालक है, ना तन्यता, ना आघात वर्धता। तो बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया यह धातु के गुण। फिर भी इसमें कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो क्या है? ब्रोमीन
एक ऐसी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, ब्रोमीन। इसी तरह से अगर बात करते हैं धातु में, तो धातु में मरकरी, ये पारा, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अपवाद की बात छोड़ दी जाए, और अक्सर परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं अपवाद वाले। मरकरी जो है वो धातु है लेकिन द्रव अवस्था में, जबकि धातु सारे के सारे ठोस, और अधातु में केवल एक ब्रोमीन ऐसी है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। और अधिकांश है इसमें ठोस या गैस, जितने भी अधातु हैं उसमें अधिकांशतः ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है। तीसरी काम की बात क्या है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। कैसी है? चमकीली। मतलब अभी बता रहा था कि धातु में तो चमक होती है, धातु में नहीं होती, लेकिन फिर एक अपवाद मिला, आयोडीन। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी इसमें चमक है। फोर्थ नंबर पर समझते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। 4 पॉइंट, और चारों के चारों पॉइंट्स ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं, और भाई ये बहुत काम के हैं, परीक्षा की दृष्टि से इनको समझा जाए। पहली बात तो ये कि ब्रोमीन जो है वो द्रवावस्था में है और अधातु होते हुए भी। दूसरा, धातु मरकरी जो है यह भी द्रवावस्था में होती है। बाकी अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में ज़्यादा मिलेंगे। इनकी अधातुओं की संख्या धातुओं से कम होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है, यानी चमक होती है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 के 3 जो दिए हुए हैं नाम, ये इतने मुलायम होते हैं अधातु होते हुए भी, बड़े आराम से इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये तो रही काम की बात धातु और अधातु से संबंधित। अब बात करते हैं धातु के भौतिक गुण। तो ये अभी हमने देख ही लिया। अब बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। धातु के रासायनिक गुणधर्म, लो जी इनको अभी समझते हैं। ये आपकी 10th क्लास की पुस्तक में ये दिया हुआ है, विज्ञान में। क्या दिया हुआ है? पहले नंबर दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो धातुएं क्या रिएक्ट करेंगी ये देखना है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन और धातु ऑक्साइड, जब भी धातुओं का दहन होगा, और दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो आग लगनी नहीं है। तो अगर इनका दहन होता है धातु का, तो भाई धातु ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर को जब दहन किया जाएगा
तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर है ही, ये ऑक्सीजन है। तो एक विद्यार्थी होने के नाते हमको सीखना ये है कि जब भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तब क्या बनाएगी? ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। कोई भी हो सकता है, यहां पर कॉपर लिया है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। दूसरा एग्जांपल लो, 4Al प्लस थ्राइस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस Al2O3। ये एल्यूमिनियम है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई है इसके, यानी दहन हो रहा है। तो क्या बनना है? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का दहन हुआ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर का दहन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। भाई यही एक पहला गुण है, रासायनिक गुण, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ना, इसको तैयार करना है। क्या होता है? तो भाई ये होता है। उदाहरण हमने दो लिए, अनेकों उदाहरण हैं। दूसरा जो गुण है दहन के बाद, वो भी समझें। वो दिया है जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये सीखना है। और अभी सीख के चुके हैं कि जब धातु का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब क्या बनता है। तो देखो भाई, जल के साथ जब होगा तो धातु और फिर जल, और उसके बाद बनेगा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यह पक्की बात है। धातु प्लस जल इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये तीर का निशान इस बात का संकेत है कि भाई ये गैस है। तो ये तो पोटेशियम हो गया, और पोटेशियम की अभिक्रिया जल से करा दी तो बन गया आपके साथ क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया ये। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं जी। जब सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो ट्वाइस NaOH अभी बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि अगर जल के साथ अभिक्रिया होगी तो भाई हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी, ये पक्का है। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। ट्वाइस Na प्लस H2O और ट्वाइस NaOH प्लस H2। अरे अगर बैलेंस नहीं है देख लीजिए, सोडियम के 2 हैं, 2 यहाँ रहे, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, तो 2 तो ये रहे और 2 वो रहे, बैलेंस है समीकरण। ये तो हो गए जल के साथ अभिक्रिया। अब बात करेंगे जी तीसरा इसका जो गुण है वो क्या है, उसको भी देखते हैं। तीसरा गुण दिया है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब क्या हुआ, दहन यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई तब क्या हुआ। तो देखिए भाई,
पहले धातु की अपक्रिया अम्ल से कराएंगे, उसमें भी दिया है डाइल्यूट यानी तनु अम्ल, तो लवण बनेगा और बनेगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई ना बात। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ अपक्रिया कराएं। मैग्नीशियम की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराएं। H2SO4 का मतलब है हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड है ये, और बनेगा क्या फिर MgSO4 प्लस H2। लो जी, ये बन गया धातु, तनु अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बन गया लवण, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। दूसरा Zn के साथ अपक्रिया कराएंगे HCl की, तो ZnCl2 प्लस H2। इसको भी देख लीजिएगा। ये Zn का मतलब जिंक, जिंक की जब अपक्रिया होती है HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस। इसको अगर तीर से यूं बना देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये गैस का प्रतीक है कि भाई ये गैस है। तो तीन धातुओं के गुण, वो भी रासायनिक गुण, पहला दहन के, फिर जल के साथ, फिर अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। अब अगला जो समझने वाला पॉइंट है वो है सक्रियता श्रेणी, उसको भी समझें। सक्रियता श्रेणी पहले समझते हैं भाई इसकी परिभाषा। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। एक ही लाइन है ये। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक लाइन बड़े आराम से याद किया जा सकता है। अब इसको लाइन को समझेंगे कैसे, इसको भी देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी मरकरी और Ag, ये बना दी एक श्रेणी। इसमें सबसे ऊपर क्या है, सबसे अधिक अवक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg और Ag। Ag नहीं, यहां पर है भैया Au यानी सोना। Ag के बाद Au यहां करिएगा। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कॉपर के नीचे Hg और फिर उसके नीचे Ag और उसके बाद Au। घटती अवक्रियाशीलता
और सबसे कम क्रियाशीलता। तो ये इस तरह से मानिए अवरोही क्रम में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर ये घटते हुए क्रम में चले जाएंगे, ये घटते हुए क्रम में चले जाएंगे। पोटेशियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन और कॉपर, Hg, मरकरी, Ag और Au। Au मतलब सोना। तो ये सक्रियता श्रेणी दी हुई है। अब इससे हमें क्या समझना है? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अधिक क्रियाशील ये रहे ऊपर वाले, फिर घटते हुए पर सबसे कम नीचे वाले हो गई है। अब इस श्रेणी से यानी जो लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी से हमें क्या समझ में आ रहा है? तो इसको समझने के लिए हम 2-3 पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे। वो क्या? पहला पॉइंट, किसी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अवक्रिया संभव है या नहीं। इस सक्रियता श्रेणी से हमें क्या पता चलता है कि भाई किसी धातु की किसी अम्ल या जल के साथ अवक्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरा हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी सभी धातुएं सक्रिय धातुएं हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले अधिक सक्रिय। और तीसरी बात का पता चलता है कि सक्रियता श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। और 3 जो ये प्रमुख लक्षण हैं जो हमको सक्रियता श्रेणी से पता चलते हैं, और ये बात तुमको याद रखनी है भाई परीक्षा की दृष्टि से। सक्रियता श्रेणी की परिभाषा याद रखनी है किसे कहेंगे, और पूरी सीरीज याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरा धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु के रासायनिक और भौतिक दोनों गुणधर्म के बारे में अभी अध्ययन किया, वो भी तैयार करिए। अब चलते हैं भाई आगे, कौन सा पॉइंट है, क्योंकि एक दिन में यानी एक क्लास में पूरी चैप्टर को जानबूझकर मैं नहीं समझाता। कारण क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो पक्का समझ में आएगा, एक ही बार में सारी खिचड़ी सी पक जाएगी। थोड़ा थोड़ा तैयार करिए और तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उतना पढ़ो जितना समझ में आए। अब ज़्यादा पढ़ लिया याद नहीं रहा, समझ में भी आ नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा तैयार करिए, हाँ पक्का करिए। लेकिन क्योंकि ये जो अध्ययन सामग्री है ये आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछा जाता ही है अक्सर, इसलिए तैयारी मजबूती के साथ की जाए। अगला है धातुएं एवं अधातुएं कैसे
अवक्रिया करती हैं। अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि अवक्रिया करेंगी तो कैसे करेंगी। बात भी सही है। पहले तो यही समझा जाए कि धातुएं अवक्रिया करती भी हैं या नहीं, और करती हैं तो भाई कैसे करती हैं। तो धातु अवक्रिया कर रही थी, ये अभी हम सीखे ही हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ, चाहे वो H2O के साथ, जल के साथ, और चाहे वो अभी हमने अम्ल के साथ भी बताया, तो करती तो हैं। लेकिन वो बात थी धातु की, और यहाँ बात है धातु और अधातु दोनों चीज़ें। अब धातु अधातु के साथ कैसे अवक्रिया करेगी, तो एक एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, सब जानते हैं धातु है, और क्लोरीन ये धातु है। अब इनके साथ अवक्रिया करानी हो तो कैसे कराएंगे, तो पहले इसका समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है 11, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17। तो इनकी अंतिम कक्षा में, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बात की पहले जानकारी होनी चाहिए, तब ये देखें क्रिया करते कैसे हैं। तो देखें भाई सोडियम है ये, और सोडियम का परमाणु क्रमांक अभी बताया कि 11 है। तो पहली कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और दूसरी कक्षा में यानी दूसरा जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया 8। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास थे 11 में से 10 तो खत्म हो गए, 2 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही स्थिति हम क्लोरीन की भी जरा देखें चेक करके। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक कितना है इसका 17। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास पूरे 17 हो गए जी, 2 ये रहे, 8 2 10 और 7 17। इसका हिसाब लगाओ, 2 और 8 10। तो तीसरी कक्षा में इसकी में एक और होगा, इसमें 11 और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है ना। परमाणु क्रमांक इसका 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब ये आपस में अब क्रिया करेंगे तो कैसे करेंगे ये समझना है। तो जो भी तत्व है इसकी अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि हर संभव 8 अंतिम कोश हो, चाहे पहले से कोई दूसरा हो, तो वो हमेशा 8 बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, किसको क्लोरीन को, तो क्या होगा कि इसके 8 हो जाएंगे और इसकी एक ऑर्बिट लास्ट वाली ख़त्म हो जाएगी, और इसके पास क्या रह जाएगा ये लास्ट ऑर्बिट 8 वाली दूसरी, यानी 3 कोश हैं 1 2 3। अब इसके पास 2 ही कोश रह जाएंगे और इसके पास 1 2 3 कोश पूरे रह जाएंगे। तो अब दोनों के बीच अब क्रिया हो गई। अब थोड़ा सा और इसको समझो, NaCl जो होता है ये नमक होता है। तो जब अभिक्रिया करेगा तभी तो NaCl बनेगा, अभिक्रिया करेगा तभी तो बनेगा। सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलके इस पर तो आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस का
साइन, क्योंकि ये धनायन और ये ऋणायन हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है क्लोरीन ने, ये सोडियम लिख दो, यहाँ क्लोरीन लिख दो। सोडियम ने दिया है तो देने वाले पर प्लस, और जिसने लिया है उस पर माइनस। अब यहाँ प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक ही एक लिखा, दो होते तो दो लिखते। तो सोडियम की जो संयोजकता है वो भी एक है, वो भी प्लस की, और क्लोरीन की भी संयोजकता एक है, लेकिन यह माइनस की है। तो दोनों बातें क्लियर होगी। अब अभिक्रिया कर रहा है ना, तो या ऐसे कह लीजिए NaCl। अब ये जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये कब बना, जब सोडियम के साथ क्लोरीन ने अभिक्रिया की। तो धातु और अधातु कैसे क्रिया करती है, यह भैया इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा इनके बीच में अभिक्रिया नहीं होगी। तो एक उदाहरण मैंने लिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख लो किताब में। तो इससे पूरी तरह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही अभिक्रिया होती है। यहाँ पर एक बात और भी समझनी है कि एक होता है हीलियम, एक होता है नियॉन। नियॉन का जिसे हम Ne से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम को He से, हीलियम। और एक है आर्गन। ये तीन लिए। अब ये तीनों के तीनों गैस हैं, लेकिन कैसी हैं जी, निष्क्रिय, जिनको उत्कृष्ट गैस किताब में कहा गया है। ये किसी से क्रिया करेंगी नहीं, इसलिए मैं निष्क्रिय बोल रहा हूं। अब ये क्यों नहीं करेंगी क्रिया, इसको भी समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे, ये निष्क्रिय हैं, और इनको भाई उत्कृष्ट गैस का भी नाम दिया गया है। अब जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2, नियॉन का 10, और आर्गन का कितना है, 18। अब हीलियम को देखो अगर, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका कोश तो पूरा है ना, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, क्या मतलब, कंप्लीट है पूरा। अब इसको देखो नियॉन को, पहले में 2 और दूसरे में 8 हो जाएंगे, तो ये भी किसी से क्रिया नहीं करेगा। अरे कहाँ मतलब है भाई, न लेना ना देना। जब लेना देना है नहीं तो क्रिया किससे, भाई संबंध स्थापित तभी तो होगा जब आदान प्रदान हो। अरे ये तो रहे रासायनिक तत्व, अरे आम जिंदगी में भी अगर देखा जाए, मनुष्यों के बीच में भी तो यही संबंध है, लेना देना। जब तक किसी के साथ व्यवहार बढ़िया रहेगा, जब उससे उसका हित होगा, लालच होगा, अन्यथा वो तुमसे बात ही नहीं करेगा। क्यों करेगा बात, निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं लालच होता है या हित होता है, तभी तो संबंध बनता है। अब ये संबंध क्यों बनाने लगा, इसे क्या पड़ी है भाई, इसके पास तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। लास्ट ऑर्बिट जो उसका कोश है वो कंप्लीट है। अब ना तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ना इलेक्ट्रॉन देने वाला, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, आराम से कोई क्रिया करेगा ही नहीं। अब इससे मिल लो आर्गन से, ये क्या कहता है भाई, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में अब कितने बचे, 10 तो खत्म ही कर लिए इसने, पहले में 2 और दूसरे में 8, 10। और तीसरे कोश में चले जाओ अगर, तो इसके पास पूरे 8 ही होंगे। लो, अब जब इनका अष्टक पूरा है ही तो ये किसी से क्रिया नहीं करने वाले, तो इससे निष्क्रिय हो गए। तो आज की क्लास में हमने धातु अधातु सक्रियता श्रेणी इनसे संबंधित कुछ जानकारी हासिल की जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। आप लोग तैयार करिए। इस चैप्टर का जो बाकी हिस्सा है वो नेक्स्ट डे करते हैं पूरा। भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और कहनी है, अगर कुछ लगा है कि मेरे द्वारा जो भी यहाँ समझाया जाता है, जिस भी क्लास में समझाया जाता है, कोई भी विषय क्यों ना हो,
लगता है कुछ समझ में आ रहा है तो उसको लाइक वाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो नए हैं इस चैनल में जुड़ने वाले, तो भाई वो सब्सक्राइब कर लें। बस इतनी सी बात और कहनी थी। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।